श्वसन हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। देता वो ऊर्जा कौन है? भोजन। लेकिन उस भोजन को ऊर्जा में तोड़ने का कार्य करता है श्वसन। जब ऑक्सीजन मिलता है ना, तो उस भोजन में जो रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज होता है वो टूट करके पायरुवेट में टूटता है, फिर उसके बाद उससे एटीपी बनता है। हम लोगों में जैसे श्वसन की आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा के निर्माण के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी ऊर्जा के निर्माण के लिए श्वसन जरूरी है। और जिस तरह से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, उसी तरह से पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया के लिए, अर्थात बने ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, उसको भी किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है वो किस क्रिया से होता है? विसरण की क्रिया से। विसरण क्या होता है? तो कहीं पर भी तुम सेंट मारो या फिर अगरबत्ती जल रहा है तो वो अगरबत्ती का सुगंध जो है दूर कोने तक पहुंच जाता है। ये कैसे होता है? विसरण। लेकिन मनुष्य और पौधों, इन दोनों के श्वसन में अंतर होता है। हम लोगों में क्या है कि श्वसन के लिए एक निश्चित नाक हमारा बना हुआ है, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सभी अंगों से ही लेता है, यहाँ तक कि जड़ से भी ऑक्सीजन लेता है। वहाँ उसमें परिवहन सिस्टम नहीं होता हम लोगों के जैसा कि नाक से सांस लिए, फेफड़ा में मिला और फिर वो पूरा शरीर दौड़ रहा है। उसमें परिवहन तंत्र जैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उसके हर अंग में ही श्वसन होता है। जड़ में भी श्वसन होता है। इसलिए जड़ तक यदि पानी बहुत समय तक, लंबे समय तक रहेगा तो पेड़ पौधा क्या होता है? सूख जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग अंग भाग के लिए श्वसन अलग अलग है। लेकिन हम लोगों में एक के है, वही श्वसन पूरे नीचे तक होते रहता है। फिर हम लोग देखे थे कि पौधों में जो है जंतुओं की अपेक्षा श्वसन गति बहुत धीमी होती है। काहे कि वो लोग विसरण की क्रिया से न करता है। अब पेड़ पौधा कैसे श्वसन ले रहा है? विसरण की क्रिया द्वारा। ये तो पेड़ पौधा हुआ। अगर हम लोग जीव की बात करें, एक कोशिका वाला जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम, तो ये भी किस क्रिया से सांस लेता है? विसरण की क्रिया से ना। और यदि हम लोग कीट की बात करें, छोटा छोटा कीट पतंग, तो उसमें विसरण की क्रिया उसमें होता है ट्रैकिया। जैसे ट्रैकिया हम लोगों में होता है कि केवल सांस को फेफड़े तक पहुंचाना, लेकिन उसमें क्या है? वही ट्रैकिया जो बाहर में उसके शरीर पर छिद्र के समान होता है, बाहर में अंदर में पूरा उसके शरीर में फैला हुआ रहता है और अंदर में जा कर के फिर विसरण की क्रिया द्वारा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो क्या हम कह देंगे कीट पतंगों में ब्लड नहीं होता है? ब्लड होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन रहता तब ना लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसको देते अपने ढोके लेके चला जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर ये कीट पतंगों में ब्लड तो होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण वो ब्लड ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं होता है। तो इसीलिए ट्रैकिया ही उसके पूरा शरीर में घूमता है। जैसे हम लोगों के यहाँ बिजली आता है कैसे? पहले मोटका तार, टावर से पहले आता है ग्रिड में, ग्रिड के बाद आता है धीरे धीरे तार पतला होते चला जाता है। हम लोग जो पोल पर जो तार दौड़ाते हैं, क्या वही तार हमारे घरों में दौड़ता है? उससे पतला वाला तार चलता है। उसी तरह से ट्रैकिया का आग सबसे पहला वाला सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे महीने महीने एकदम पतला पतला हो जाता है भीतर में, तब न विसरण की क्रिया आसानी से हो पाएगा भीतर में। अब है मछली अरहिन सांस कैसे लेता है? तो इसमें गिल्स होता है। हालांकि उन लोगों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल वाला बात होता है। वायु में जो कि 21% ऑक्सीजन है तब मुश्किल होता है, तो इन लोगों के लिए पानी में तो मात्र 1% से भी कम है, तो उसमें सांस लेना और भी मुश्किल। तो एक तरफ से मुंह में पानी डालता है, दूसरी तरफ से निकालता है, और निकालने के दरमियान उससे जो ऑक्सीजन होता है वो निकल करके उसके ब्लड में चला जाता है। अब मछली में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए देखता होगा मछली काट करके दूसरा पे डाल देता है, एकदम चकाचक लगता है ताज़ा मछली ना, कैसे लाल बनता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है। फिर देखे थे और भी कुछ अकशेरुकी जलीय जंतु जैसे झींगा, सीप हो गया, इसमें भी जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होगा। गिल्स किसके काम में आता है? तो पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करने में। इन लोगों को यदि हम बाहर में इसे खुले में रख दें तो इसका गिल्स जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको नहीं ले पाएगा। इसका जो गल्फर गिल्स बना हुआ है वो केवल और केवल
पानी से ही ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए बना हुआ है, और इसीलिए बहुत थोड़ा मतलब गंदा पानी में मछली लोग नहीं रहता है, इसको चाहिए साफ़ सुथरा पानी, तब उसमें रहता है। तो कोई पूछेगा बताइए तिलचट्टा में, टिड्डा में ब्लड नहीं होता है? कहेगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्लड इसमें होता है। कहेगा श्वसन क्रिया कैसे होती है? ब्लड से होती है? कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो होता किससे है? तो कहेंगे ट्रैकिया से होता है। अब यदि हम लोग बड़े जीवों की बात करें, एक से अभी तो हम लोग देखें कि एक कोशिका वाला जीव था अमीबा पैरामीशियम, तो उसमें श्वसन हुआ कैसे? विसरण की प्रक्रिया से। अब बहुकोशिकीय जीव की बात करें, हाइड्रा, जिसमें पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उसमें जो जनन की क्रिया होती है मुकुलन विधि से होती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है वो होता है किससे? विसरण की क्रिया द्वारा। तो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इसमें भी विसरण की क्रिया द्वारा होता है। और मनुष्य में भी जब सांस जाता है ना भीतर एल्विलाई में, तो वहाँ पर भी विसरण की क्रिया ही होती है, तब जा कर के ब्लड घुलता है। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक उठ के चला गया, इससे थोड़ी चला गया, वहाँ विसरण की क्रिया हुई तबे जा कर के हुआ। अब जैसे हम लोग जैसे सांस ही लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो ना सबसे पहले हमारे नासिका में प्रवेश करता है, नोस्ट्रिल्स ना, इसके बाद चैम्बर अंदर में बना हुआ है, फिर नासापट्टी का नसल सेप्टम जिसको बोलते हैं, नजल सेप्टम, इसी को हम लोग नक का बत्ती कहते हैं, नक का बत्ती टूट गया ऐसा। इसके बाद कई सारा तुमको दिखेगा, वेस्टिब्यूल दिखेगा, फिर कौंची दिखेगा, सबका अलग अलग, केवल यहाँ पर अंगों का नाम दिया हुआ है कि उस रास्ता से केवल जाता है। अब बीच में मान लो कि हम लोग महदीपुर से निकलते हैं जमालपुर के लिए, रास्ता में और भी बहुत सारा जगह है, क्या उसको देखते जाते हैं? क्या पड़ा हुआ है? उसी तरह से बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो माउथ कैविटी, मुख गुहा के अंदर जो भाग होता है, पीछे वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी, फेरिंक्स। वहाँ पर होता है 2 छिद्र। एक छिद्र कहाँ जाएगा? हमारे पेट में, उस छिद्र को बोलते हैं निगल द्वार, ग्लोटिस को ना गलेट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है जो हमारे फेफड़ा में जाता है उसको कंठ द्वार, इंग्लिश में ग्लोटिस बोलते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन वाला पाइप है पीछे, आगे है हमारा ट्रैकिया, श्वास नली है, तो श्वास नली में भोजन चला जाएगा तो फेफड़ा में जा सकता है। इसीलिए इस कंठ द्वार के ऊपर यानी इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस। जैसे ही भोजन हम लोग डालते हैं तो ढक्कन जो है उस ग्लोटिस को बंद कर देता है। ग्लोटिस को बंद करने वाला ढक्कन का नाम ही है एपीग्लोटिस। ग्लोटिस जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंठ द्वार। लेकिन हम लोग को अभी भोजन नहीं ना करना है, हम लोगों को करना है श्वसन। इसीलिए हम लोग पहले माउथ कैविटी के पिछला वाला भाग ग्रसनी में जाएंगे। ग्रसनी के बाद 2 छिद्र होता है, कौन सा? ग्लोटिस अर्थात कंठ द्वार। उसके जस्ट नीचे में ही होता है हमारा स्वर यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैरिंग्स। जब बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसका छोटा सा लैरिंग्स होता है, धीरे धीरे बड़ा हो ले जाता है। बड़ा जैसे होते जाएगा आवाज़ होकर भैंसिया रंग के होते जाएगा। लड़का अरिन में ढेरी हो जाता है, दिखने लगता है। लड़की अरिन में नहीं दिखता, क्या है कि उसका छोटे न रह जाता है, भीतरे में रह जाता है। लड़का का श्वास नली जो लैरिंग्स जो होता है ना वो बड़ा होते चला जाता है, बड़ा होते चला जाएगा तो बाहर दिखबे नहीं करेगा। लड़की लोग का नहीं हो पाता है, इसलिए इन लोग का आवाज़ जो पतला का पतले रह जाता है। अगर गलती से ये लोग भी यदि इसका जो है लैरिंग्स यदि निकल जाएगा तो हो जाएगा पता नहीं चलेगा लड़की बोल रहा है। कभी कभी किसी लड़की का क्या होता है कि ये जो लैरिंग्स होता है बढ़वे नहीं करता है, बड़ो हो जाता है अगर बच्चे रंग का रह जाता है। लड़की लोग सुना होगा ऐसे व्यक्ति को। तो हमारा उसके बाद लैरिंग्स के बाद होता है क्या? ट्रैकिया। हम लोग जब सांस लेते हैं उस समय हम नहीं बोल पाते हैं,
क्योंकि हम लोग सबसे पहले फेफड़ा में सांस भरते हैं, फेफड़ा से जब ट्रैकिया के होते हुए श्वास नली के होते हुए, ट्रैकिया श्वास नली दोनों एक है ना है, उससे होते हुए जब हवा निकलता है तो फिर लैरिंग्स में संरचनाएं उस तरह से है, उससे जब टकराता है तो आवाज़ निकलता है, जी लटपटाते हैं तो हमारा आवाज़ नया नया ध्वनि उत्पन्न करता है। तो अब इसके बाद हम लोग हमारा जो वायु है वो कहाँ चला जाएगा, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में, श्वास नली में, और श्वास नली के बाद वो जा कर के खुल जाएगा, दोनों अलग अलग वृक्ष के जैसा बन जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जो फिगर में भी तुमको दिख रहा होगा बढ़िया से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी जो है शाखा में बदल गया है, ठल्ला में बदल गया है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स भी एकदम महीन महीन तार जैसा बन गया, एकदम लास्ट वाला, जो तुमको दायां वाला फिगर में दिख रहा होगा, पतला पतला तार दिख रहा है, वो है हमारा एल्वेलोर डक्ट्स। इसके बाद अंगूर का गुच्छा जैसा तुमको दिख रहा होगा बायां वाला फेफड़ा में, है ना, दिख रहा, तो वो है तुम्हारा एल्विलाई। और यहीं पर जब हवा आती है तब यहाँ विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है उसके भीतर। विसरण की क्रिया बताए हुए हैं, जो बाहर से आया उसमें ऑक्सीजन कितना है, 21%, और अंदर में तो ऑक्सीजन का यूज हो गया है ना, अर्थात अंदर में ऑक्सीजन अब कम हो गया है, अंदर में ऑक्सीजन कम हो गया है, बाहर ज़्यादा है। तो जैसे अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती का सेंट जिधर अगरबत्ती का सेंट नहीं पहुंचा वहाँ जाएगा ना, ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन ज़्यादा बाहर है, अंदर कम है, दबाव बाहर ज़्यादा लगता है, अंदर दबाव कम है, जिसके कारण ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा एल्विलाई में, इसके बाद ब्लड में जाके मिल जाता है। और जब उधर से एल्विलाई के द्वारा जब उसमें जो पतली पतली नस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर वाला में कम है 0.03%, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से कम की ओर निकल जाता है। तो कुल मिला कर के हम लोगों में भी अंततः विसरण की क्रिया ही होती है, और यही सांस जो लेते हैं ना उसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्वास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन ना, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वास, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन। और इसी को मिला करके हम लोग बोल देते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रीदिंग। अब है कि आखिर प्रश्वास हो कैसे रहा है, सांस अंदर कैसे जा रहा है। सुतलो रहते हैं तहियो, कामों करते रहते हैं तहियो, सबसे बड़ी बात है सोए हुए भी रहते हैं फिर भी सांस ऑटोमेटिक जा रहा है, जबकि हम चाहें तो सांस रोकने के लिए रोक सकते हैं 1 आध मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रोक पाते हैं। और सोने के घड़िया तो हमारा इनके बिल्कुल चेतना हमारा समाप्त हो जाता है, उस समय तक कम से कम सांस रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुकता है। असल में हम लोग जो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है तुमको, फिगर जो दिख रहा है, एक फेफड़ा है, इसके नीचे में डायफ्राम है। सांस को लेने और सांस को बाहर करने में इस डायफ्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना इस डायफ्राम का हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे। अगर किसी का डायफ्राम तोड़ के हटा लेगा अपने से, गलती से टूट गया, तो सांसें तुम्हारा रुक जाएगा, खेला ख़त्म। और सांस यदि रुक गया तो आदमी ख़त्म। असल में यदि हम डायफ्राम देखें तो ये एक मांस है, मांसपेशी है, हड्डी इस पर भी है, और एक गुंबद के आकार का है। जैसे हम यदि गुब्बारा को देखें तो फूला हुआ रहता है, लेकिन दावे तो उसको पचकेगा कि नहीं पचकेगा, वो पचकेगा। और हमारा जो ये डायफ्राम है इसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड। जब हम लोग सचेत रहते हैं उस समय तो हमारा सेरिब्रम उसको कंट्रोल करता है। एक बार कह दिया उसको धसो, धस गया, धसा है जैसे, तो आयतन बढ़ा, फेफड़ा का आयतन बढ़े न करेगा,
जब आयतन फेफड़ा का अभी मान लो इस क्लास में और भी विद्यार्थी बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है? इसी रूम को और बड़ा कर दें और विद्यार्थी बढ़ सकता है। तो वही काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम को संकेत देता है हमारा माइंड कि डाउन मारो, नीचे मारो। तो जैसे वो नीचे जाता है फेफड़ा का आकार बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है और अंदर में दबाव कम हो जाता है। बाहर में तो दबाव ढेर कर रही है ना, तो सांस ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। और जैसे ही नीचे जाता है मस्तिष्क अपना कनेक्शन वापस ले लेता है। फिर से हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो दबाव अंदर में बढ़ जाता है। दबाव अंदर में बढ़ेगा तो बाहर में दबाव कम हो गया तो अंदर से हमारा श्वास बाहर चला आता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो डायफ्राम नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया ही नहीं होगी। और जब सोए रहते हैं ना तब हमारे पिछला दिमाग में रहता है मेड्यूला ओब्लेंगेटा। मस्तिष्क वाला चैप्टर में पढ़ा होगा सर नमा में, मेड्यूला ओब्लेंगेटा। ये कंट्रोल करता है इस डायफ्राम को। पहला संकेत क्या देगा कि नीचे जाओ, नीचे चला गया, उसके बाद कनेक्शन ख़त्म, सांस अंदर चला गया। अब फिर से जब डायफ्राम फूलेगा तो धक्का मारबे करेगा, धक्का मारेगा तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम, तो सांस जो है हमारा शरीर के बाहर चला जाता है। ट्रेकिया का माप भी देख ली थी पिछले दिन, कितना होता है 11 सेंटीमीटर लंबी नली और 16 mm चौड़ी होती है। और इस पर उपास्थि का वलय किया हुआ रहता है ताकि वो धंसे उससे नहीं, दब उबने जो कोई गला दबाए तुरंत नहीं पिचक जाए, ख़त्म। तो दम लगे उसको भी मेहनत करना पड़े। गलतियों से कोई इन्हें उन्हें मुंडी घुमाया तो घूम गया तो खेल ख़त्म है। इसलिए थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए उस पर रिंग मार दिया है चारों तरफ कि दबाएगा भी तो जल्दी नहीं दबेगा। प्रश्वास के लिए हम लोग देख रहे थे इसमें कि प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती। पहला बता दिया डायफ्राम। डायफ्राम बहुत ज़रूरी है। डायफ्राम यदि टूट गया तो खेल ख़त्म, आदमी सांस नहीं ले पाएगा। कहता है सब सांस जब हम लोग लेते हैं उस समय कौन कौन सी क्रिया होती है। तो पहले कहता है जैसे ही सांस लेता है ना तो नीचे वाला ये फैलता है, ऊपर वाला किसी का फैलता है क्या? ये नहीं फैलता है, नीचे वाला फैलता है। जो तुमको फिगर जैसा दिख रहा है ना, सेम ऐसा फिगर नहीं होता है। मोबाइल में वो फ़ोटो लगा देंगे, देख लेना कैसे काम करता है। तो वो जो है नीचे में धकेलता है, जिसके कारण नीचे वाला फैलता है। और चूँकि ये नीचे जाता नहीं इसलिए हम लोग को लगता है कि पेट उट भी हल्का सा बाहर जैसा प्रतीत होता है। देखो प्रश्वास में टोटल 3 संरचनाओं के बारे में बता रहा है कि सीने की 12 जोड़ी पसलियाँ यानी टोटल 12 दूनी 24 के बीच स्थित पेशियाँ जब संकुचित होती है, डायफ्राम संकुचित होती है, धंसती है, तब पसलियाँ बाहर की ओर खिसक जाती है, बाहर की ओर खिसकता है। देखता होगा जब किसी का दिल का दौरा पड़ता है ना तो कहता है यहाँ पर हाथ रख करके दाबिए उसको। ये पसली हमारा दबता है हल्का हल्का, ये नहीं कि दाबेगा तो जोर से कि चढ़ जाएगा 4 आदमी टूटिए जाएगा। तो हृदय तो कम करिए नहीं रहा था, अब अगर फेफड़ों में घुस गया हड्डी, दर्द से मारे बेचारा वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है दाबने के लिए, क्योंकि ऐसा दाबने से ये दबने वाला चीज़ है पसली। अब यहाँ का नहीं दबेगा, यहाँ का थोड़ा सा नरम रहता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है तो थोड़ा सा ठोस होते चला जाता है। तो हमारा जब डायफ्राम नीचे की ओर धकेलता है तो नीचे का आकार बढ़ गया, थोड़ा सा इसको भी धकेला, अंदर में जगह गैप बन गया दोनों तरफ। हृदय हमारा यहाँ होता है, इससे दाबा जाता है। जब तक उस होश में ना आ जाए उतना ज़ोर से दाब देना है पकड़ के। नेक्स्ट तो पसली जो है बाहर की ओर जाता है क्योंकि नीचे डायफ्राम नीचे धक्का मार रहा है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है, दिख रहा है ना, जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। और ये जो हमारा डायफ्राम होता है ना वो मान से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे रीढ़ की हड्डी से बहुत मजबूती से।
ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि तुम ढेर सांस लेगा तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना सांस लेगा आराम से थामने रहता है। तो लेकिन हमारा जो छाती है यानी कि फेफड़ा उसको ऊपर रखता है, और पेट वाला भाग यानी कि यकृत जो होता है, इधर हमारा आमाशय है जो है, उसको नीचे घेरे हुए रहता है, और यही ऊपर नीचे होते रहता है। फूलल है तो नहीं, दब गया ऐसे रहता है, दब गया तो ऐसे इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, फैलता है। कहता है ये डायफ्राम जो है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से दोनों को अलग करती है, अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है। नहीं बताए, फूलल है गुब्बारा, उसको दाब करके चिपटा कर दिया, ऐसे रहता है, इसको दाब करके ऐसे हो गया, और ये ऐसे होने का सिग्नल कपार देता है, यानी कि फेफड़े उसको दबा रहा है। फेफड़ा में उतना शक्ति कहाँ से आया? फेफड़ा में शक्ति उतना नहीं है। अब बगले में रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, कनेक्शंस खटाखट वहाँ जाता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है, नीचे दबकर चपटा हो जाता है। तो चपटा जब हो जाएगा तो उसका आकार, वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, अंदर में जगह ज़्यादा हो जाता है। तीसरा चीज़, उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। यानी पेट का जो पेशी कह रहा है, उदर में पेट होता है, उदर में पेट वाला डायफ्राम के निचला वाला भाग, उसमें भी संकुचन थोड़ा सा आता है, बहुत हल्का मात्रा में, उससे भी फैलाव होता है। कह रहा है इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। पसली इधर उधर भागा तो आयतन बढ़वे न करेगा, और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। जैसे बताया कि अभी इस कमरे को बड़ा कर दिया जाए तो और विद्यार्थी हट जाएगा, दबाव यानी कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। ये हुआ पूरा प्रश्वास वाला काम। अब इसके बाद उच्छ्वास वाला काम। उच्छ्वास कैसे होगा? कारण इस समय पसलियों के बीच की पेशियाँ, पसली हड्डी जो इसको तो लोग कुछ लोग खोलता है तो दिखता है, गिनता है, देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ना, वो पसली हुआ। तो कहता है इस समय पसलियों के बीच की पेशियाँ तथा डायफ्राम की पेशियाँ ढीली हो जाती है। पहले ऐसे था, अब फिर से ढीली हो जाएगा। ढीली होगा तो फिर अपना आकार धर लेगा। डायफ्राम का आकार वास्तव में ऐसा ही होता है, उसको तो कपार सिग्नल देता है, तब ना इससे हुआ चपटा, पहले तो ऐसे ही था। कहता जब ढीली हो जाती है जिससे पसलियाँ पीछे खिसक जाती है, फिर से अपने जगह पर डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा यानी कि ऊपरलका वाला हिस्सा और फेफड़ा, उस पर दबाव बढ़ जाता है। उन्हें पसलियों दाब दिया, डायफ्राम भी हिने से धकेल दिए, ऐसे था ऐसे हो गया, दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रैकिया फिर नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास।